में कितना मिलता है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बेसिकली स्टूडेंट फ्यूजन रिएक्शन की दो टाइप्स होती हैं, एक आपके पास अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होता है, अनकंट्रोल रिएक्शन होता है। जो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होते हैं इसी को हम चेन रिएक्शन कहते हैं, और जो कि एग्जांपल है एटम बम की। एटम बम में जो ये फ्यूजन होता है वो अनकंट्रोल होता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी आपको मिलता है। ये एग्जांपल है एटम बम की। मतलब फ्यूजन की दो टाइप्स होती है, एक अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होते हैं जिसे हम चेन रिएक्शन कहते हैं, और जो चेन रिएक्शन आपके पास है वो एग्जाम्पल है एटम बम की। मतलब ये फ्यूजन जब अनकंट्रोल होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एटम बम कहते हैं। सेकेंड स्ट्रेंथ टाइप जो होता है वो कंट्रोल रिएक्शन होता है। सेकेंड जो हमारा टाइप है वो क्या है स्ट्रेंथ, कंट्रोल रिएक्शन है। जो कंट्रोल रिएक्शन है इसे हम न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं। कंट्रोल रिएक्शन को हम न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं। कंट्रोल रिएक्शन हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर कहलाता है। तो फ्यूजन दो किस्म के होते हैं, एक कंट्रोल रिएक्शन होता है, एक अनकंट्रोल रिएक्शन होता है। तो अभी मैं कंट्रोल रिएक्शन, क्योंकि अनकंट्रोल रिएक्शन जो है वो इसकी एग्जांपल एटम बम में चेन रिएक्शन होते हैं, ये जब कंट्रोल से बाहर होकर रिएक्शन कर रहा होता है तो वो एटम बम की एग्जांपल होती है। मैं आपको स्टूडेंट कंट्रोल रिएक्शन कराकर एक न्यूक्लियर रिएक्टर हम बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने न्यूक्लियर रिएक्टर की डायग्राम ड्रॉ करूंगा, फिर उसमें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज के, वो जैसे कि अभी मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये चीजें पूछी जा सकती हैं, और अब तक पेपर में जो पॉइंट्स बने वो मैं आपको बता दूंगा। तो देखिएगा, न्यूक्लियर रिएक्टर, हम कंट्रोल रिएक्शन या न्यूक्लियर रिएक्टर की बात कर रहे हैं, सही है। तो देखो, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है वो स्टील का बना होता है। ये सही कैसे, न्यूक्लियर रिएक्टर स्टील का बना होता है। ये हमारे पास एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, ये पूरा स्टील का बना हुआ है। और इसी तरीके से ये टोटल जो हमारा सिस्टम है न्यूक्लियर रिएक्टर का, ये स्टील का बना होता है। बेसिकली स्टील जो है वो आसानी से हीट को एब्जॉर्ब भी कर लेता है और उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, इसलिए हम स्टील का बनाते हैं इसको। पहले मैं भी सिर्फ ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों, मैं इसको समझाऊंगा। ये एक मोटर है जिसके मदद से इसके अंदर हम सोडियम प्रेशराइज वाटर को मूव कराते हैं। ये स्टूडेंट स्टील का बना हुआ ट्यूब है, मतलब एक पाइप है, क्लोज पाइप है जो कि स्टील का बना होता है। इसके अंदर सोडियम प्रेशराइज वाटर होता है जो कि इसमें इस मोटर की मदद से यहाँ पे मूव कर रहा होता है। इसकी वर्किंग क्या है ये सारी बातें हम आगे जाके करेंगे स्टूडेंट, सिर्फ अभी डायग्राम बना रहा हूं। अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप साथ साथ बना सकते हैं, वरना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपके पास इसके अंदर सोडियम प्रेशराइज वाटर है, इसके अंदर सोडियम प्रेशराइज वाटर होता है। अच्छा, सोडियम प्रेशराइज वाटर की बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इसकी वैल्यू 892 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 892 मतलब एक हाई बॉइलिंग पॉइंट रहता है, सही, एक हाई बॉइलिंग पॉइंट रखता है सोडियम प्रेशराइज वाटर, सही है। सोडियम प्रेशराइज वाटर जो आपके पास है वो स्टूडेंट एक हाई बॉइलिंग पॉइंट रखता है। तो इस तरीके से सही है। तो मैं ये कहना चाहूंगा बच्चों, ये आपके पास न्यूक्लियर रिएक्टर इस तरीके से बना होता है। अब क्या होता है इसके साथ फर्दर, अभी मैं स्टूडेंट सिर्फ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, इंशाल्लाह ये तमाम बातें मैं बार बार रिपीट करूंगा पूरे प्रोसेस को, इंशाल्लाह ये बातें हमें वाज़ेह तौर पर क्लियर हो जाएगा।
ये इसके आगे एक टैंक होता है जिसमें वाटर होता है, ये इस तरीके से वाटर होता है इसमें। इस टैंक में इसके अंदर H2O होता है, ये H2O है। मतलब जो नॉर्मल हमारे पास वाटर होता है इसको हमने इसमें रखते हैं H2O, ये इसके अंदर H2O है, सही है। तो बच्चों इस टैंक में हमारे पास क्या है, H2O है, वाटर है। मतलब इसकी बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट तो आप सब कहेंगे सर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, सही है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर की बॉइलिंग पॉइंट होती है। अब क्या होता है कि ये यहां से स्ट्रीम जनरेटर होता है, ऐसे इसके बाद ये स्ट्रीम जनरेटर होता है, सही है। और यहां से हम इसको और वाटर सप्लाई दे सकते हैं। और इसके बाद ये कॉइल लगा होता है, क्योंकि हम न्यूक्लियर रिएक्टर से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। ये आपके पास कॉइल लगा होता है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है और ये मैग्नेट का साउथ पोल होता है। तो जब ये कॉइल यहाँ पे रोटेट करता है, फ्लक्स चेंज होते हैं, ईएमएफ बनता है। अब यहाँ पे देखिएगा रिएक्टर के अंदर क्या होता है कि हम, ये हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर है और इस न्यूक्लियर रिएक्टर में यहाँ पे कंट्रोल रॉड लगे होते हैं। कर रहा हूँ बच्चों से डायग्राम ड्रॉ करते हुए बता रहा हूँ कि कौन सी चीजें क्या है, बाकी इसकी वर्किंग, इनका फंक्शन, कैसे ये वर्क करता है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, ये तमाम बातें आपके सामने इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। आप टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा, ये तमाम बातें क्लियर होंगी। थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है लेकिन याद करने वाला टॉपिक है, हमें बातें याद रखनी है इसमें। ये कंट्रोल रॉड है, ये आपके सामने, ये तीनों हमारे पास क्या है, कंट्रोल रॉड है। कंट्रोल रॉड कैडमियम का बना होता है, कैडमियम होता है CD, इसको केमिस्ट्री में CD। अच्छा, जो कंट्रोल रॉड होते हैं कैडमियम का होता है और ये न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग होता है, सही है। ये स्टूडेंट इसके बारे में लिख लेते हैं, ये न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग होता है, मतलब ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है। अच्छा, इसी तरीके से इसके अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे मतलब यूरेनियम इस जगह पे रखा होता है। ये यूरेनियम रॉड है जिसे हम फ्यूल रॉड भी कहते हैं या न्यूक्लियर फ्यूल कहते हैं। ये यूरेनियम यहाँ पे ही होता है। ये आपके पास न्यूक्लियस दिख रहा है, सही है, यूरेनियम दिख रहा है, ये इस रॉड में यूरेनियम है, ये सब आपके पास यहाँ पे यूरेनियम है। तो बेसिकली स्टूडेंट मैं ये कहना चाहूंगा कि देखें, अगर आप लोगों ने, मैं इसको एक दफा रिपीट करूंगा, इसको मैं मिटाऊंगा, थोड़ा सा ये फिजन की डेफिनेशन को मैं रिपीट करता हूँ, फिर उसके बाद इसको मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा। सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। देखिए फिजन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें स्प्लिटिंग हो रहा होता है हैवी न्यूक्लियस इन स्मॉलर न्यूक्लियस में। तो यूरेनियम 235 बेटा ये मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसको अभी टेंशन नहीं लें बेटा, पहले इसको हम क्लियर कर लें, फिर मैं इस पर तफसील से आऊंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा देखिए, एक हैवी न्यूक्लियस यूरेनियम टूट जाता है बेरियम एंड क्रिप्टॉन में, सही है। तो 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं और प्लस एनर्जी मिलता है। तो मैंने आपको बताया कि बाज़ वक़्त हमारे ज़हन में एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी फ्यूजन होगा तो 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे, लेकिन जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। बाज़ फ्यूजन प्रोसेस में 2 न्यूट्रॉन मिलते हैं, बाज़ फ्यूजन प्रोसेस में 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं, बाज़ फ्यूजन प्रोसेस में 4 न्यूट्रॉन मिलते हैं। जब इन सब का एवरेज निकालते हैं तो वो 3 न्यूट्रॉन के बराबर होता है, मतलब इनकी एवरेज 3 न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए हम कहते हैं 3। फिर मैंने कहा ये पर फ्यूजन, एक दफा न्यूक्लियस टूटेगा तो एनर्जी कितना होगा, 200। अब फ्यूजन 2 किस्म के होते हैं, एक कंट्रोल अनकंट्रोल होता है जो चेन रिएक्शन है, जो एटम बॉम्ब की एग्जांपल है, और एक कंट्रोल रिएक्शन है जो ये मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे। अभी मैंने डायग्राम बनाया है, टॉपिक क्लियर नहीं किया बेटा। अगर ये फ्यूजन वाली बात क्लियर हो गई है यहाँ तक तो मैं इसको मिटाऊंगा बस। ये भाई इसमें से कोई सवाल है यहाँ से यहाँ तक, मैं इसमें से पूछना चाहते हैं आप पूछें, फिर उसके बाद मैं मिटाऊंगा स्टूडेंट से। जी बच्चों डन है यहाँ तक?
ये फ्यूजन वाली बात मैं मिटा दूंगा उसको, इधर फिर रिएक्टर पे हम तफसील से बात करेंगे। जल्दी स्टूडेंट नोट करने से। ओके थैंक यू बेटा। अब मैं न्यूक्लियर रिएक्टर को तफसील से समझाऊंगा। अब मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, इन तमाम बातों को, प्रोसेस को बताऊंगा, इसको मैं मिटाऊंगा स्टूडेंट। जल्दी बेटा अगर लिखना चाह रहा लिख लें। ये देखो, अब मैं स्टूडेंट न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर तमाम बातों को क्लियर करना चाहूंगा। देखें, ये जो न्यूक्लियस है यहाँ पे, ये दोनों, ये न्यूक्लियस हमारे पास, इसको हम न्यूक्लियर फ्यूल कहते हैं या रिएक्टर फ्यूल कहते हैं। ये हमारा न्यूक्लियर फ्यूल है। ये फ्यूल है जो इस सिस्टम को चलाएगा, न्यूक्लियर फ्यूल है, जो कि यूरेनियम 235 92 हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। इसके अंदर स्टूडेंट यहाँ पे मॉडरेटर होता है, एक मॉडरेटर होता है जो कि हाई स्पीड न्यूट्रॉन को स्लो करने का काम करता है। इसकी वर्किंग भी हम समझेंगे। एक यहाँ पे तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे मॉडरेटर होता है। मॉडरेटर होता है जो कि हम यहाँ पे हैवी वाटर यूज कर रहे हैं। अच्छा, डिफरेंट मॉडरेटर होते हैं बेटा, हैवी वाटर भी हो सकता है या फिर स्टूडेंट ग्रेफाइट भी हो सकता है, और भी बहुत सारे बुक में आपके पास एग्जांपल है। आपकी बुक में मॉडरेटर से समझाया गया है, इसलिए मैं मॉडरेटर हैवी वाटर से समझा रहा हूं। मॉडरेटर बहुत सारे हम यूज कर सकते हैं। मॉडरेटर का काम होता है हाई स्पीड न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करना, सही है। तो ये 1 2 3 और ये हमारा 0.4 बनेगा और ये हमारा 0.5 बनेगा। मैं इन सबको एक्सप्लेन करता हूं फिर से स्टार्टिंग से। ये मैंने डायग्राम बना लिया है, अब मैं इस चीज को स्टूडेंट एक्सप्लेन करता हूं। होता क्या है, जो कंट्रोल रॉड होते हैं वो न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग रॉड होते हैं, वो रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। इसका काम होता है रिएक्शन को कंट्रोल करना। तो होता ये स्टूडेंट कि जब हम न्यूक्लियर रिएक्टर में रिएक्शन स्टार्ट करवाते हैं तो ये दोनों न्यूक्लियस आमने सामने होते हैं। कैसे भाई, यूज तरीके से होते हैं। ये देखें, ये आपके पास एक न्यूक्लियस है, मैं इसी चीज को बना रहा हूं यहां पे, सही है। ये आपके पास दूसरा न्यूक्लियस है यूरेनियम का, मतलब ये न्यूक्लियर फ्यूल है। न्यूक्लियर फ्यूल या इसको हम रिएक्टर फ्यूल भी कहते हैं। तो ये इनके दरमियान क्या होता है कि कंट्रोल रॉड लगे होते हैं। ये कंट्रोल रॉड लगे होता है, सही है। और ये टोटल सिस्टम कंप्यूटर के मदद से, हम कंप्यूटर के मदद से कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये कंट्रोल रॉड को हम क्या करते हैं, नीचे की तरफ लेकर आते हैं। जब हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो कंट्रोल रॉड को नीचे कर देते हैं। जब ये कंट्रोल रॉड नीचे हटता है तो ये दोनों न्यूक्लियस सामने आ जाते हैं, तो इससे न्यूट्रॉन निकलता है और इसके साथ फ्यूजन करता है। इसका न्यूट्रॉन इसके साथ फ्यूजन करता है, ये फ्यूजन शुरू हो जाते हैं। जब फ्यूजन शुरू होते हैं तो पर फ्यूजन एनर्जी कितनी मिलती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी बनाना शुरू कर दिया। इसने क्या किया स्टूडेंट, एनर्जी बनाना शुरू किया, हाई टेम्परेचर बनाना शुरू कर दिया। हमने इस ट्यूब के अंदर जो ग्रीन मैंने आपको ये दिखा रहे हैं, ये सोडियम प्रेशराइज वाटर है, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है, 892। हमने इसलिए इसको इस्तेमाल किया है क्योंकि हाई टेम्परेचर को रिसीव कर सकता है ये। अगर आप इसके अंदर वाटर रखते तो वो क्या होता, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाता है, स्टीम बन जाता। तो हमने इसलिए इसमें वाटर नहीं रखा, वाटर तो यहाँ पे रखा हुआ है। तो मैंने ये बताया कि देखो स्टूडेंट, इसके अंदर हम सोडियम प्रेशराइज, ये दोनों, ये रॉड को हम नीचे करते हैं, ये न्यूक्लियस जो है वो रिएक्शन करना शुरू करता है, टेम्परेचर बनाना शुरू कर देता है, ये हाई टेम्परेचर बना लेता है और ये सोडियम प्रेशराइज वाटर यहाँ पे मूव कर रहे होते हैं। तो वो क्या करता है, इस रिएक्टर से टेम्परेचर को रिसीव करता है। टेम्परेचर को, क्योंकि ये स्टील है, स्टील फौरी तौर पर टेम्परेचर को कंडक्ट कर लेगा। इस टेम्परेचर को यहाँ से रिसीव करके यहाँ से एंटर होता है यहाँ पे। जब ये यहां से एंटर होता है तो ये तो वाटर है, वाटर कितने पे स्टीम बन जाएगा, 100 पे। और ये कितना टेम्परेचर लेकर आता है, तकरीबन 500। ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, मैंने आपको कहा कि ये टेम्परेचर कितना रिसीव कर सकता है, इतना। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर एक हैवी टेम्परेचर बनाता है, उस टेम्परेचर को ये यहां से लेकर यहां से यूं एंटर होता है। जैसे यहां से एंटर होता है ये सब वाटर क्या बन जाएंगे भाई, ये 500 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है, वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या बनते हैं, स्टीम। तो ये सब स्टीम बन के कहां पे आएंगे, इस पे आएंगे। और जब ये स्टीम बनकर यहां पे आएंगे स्टूडेंट, तो ये इसको पुश करेंगे और ये रोटेट करेगा। जब ये कॉइल मूव करेगा तो उस कंडीशन में फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या बनेगा, ईएमएफ।
तो हम इस तरीके से न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी हासिल करते हैं। अभी भी मैं इसको कई बार रिपीट करूंगा, एक एक प्रोसेस को बताऊंगा। एक एनिमेशन सिस्टम मैं आपको दिखा रहा हूं जिसके अंदर ये पूरा प्रोसेस मूव करता हुआ दिखेगा, जैसे भी मैंने कहा ना ये। फिर उसके बाद मैं फिर जीरो से समझाऊंगा इस बात को। सर दिखाइएगा। लगा दे। नहीं, ये वो वाला जो दिखा रहे थे। ये वाला नहीं था, पहले भी आपने दिखाया था ये वाला। देखो बेटा, आप देखे इस, हो गया, यहाँ से देखे, इसके आगे से शुरू से दिखा दे आप, शुरू से देखा, हो गया। देखो बच्चों, ये आपके पास न्यूक्लियर रिएक्टर है। सोडियम प्रेशराइज वाटर जो है वो मूव कर रहा है। मूव करते हुए जब टैंक में जा रहा है जिसमें वाटर है, आगे कर लें, देखें, जिसमें वाटर है वो वाटर स्टीम बन के कॉइल को रोटेट करा रहा है। सोडियम प्रेशराइज वाटर मोटर के मदद से हम देखें रोटेट करा रहे हैं। तो इस तरीके से ये टेम्परेचर बना रहा है, और वो टेम्परेचर जब वाटर में जा रहा है तो उसको स्टीम बना रहा है, और स्टीम की मदद से हम इस इंजन को चलाकर इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। अब मैं इस बात को और क्लियर करूंगा। आगे देखिएगा बच्चों, मैं स्टूडेंट ये जो प्रोसेस समझा रहा था वो मैंने आपको वीडियो में भी दिखा दिया कि इस तरीके से ये सारे वाटर यहाँ पे मूव कर रहे होते हैं। ये जो सोडियम प्रेशराइज वाटर होता है वो कूलेंट का काम करता है। क्या करता है वो? यहां से हीट को इस रिएक्टर में जो टेम्परेचर बन रहे हैं उसको यहां से रिसीव करता है और यहां पे लाके कूल करता है इस वाटर में। सही है। रिएक्टर बहुत ज्यादा टेम्परेचर बनाता है, 500 600 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बना रहा होता है। यहाँ पे जो वाटर है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड में बॉयल हो जाते हैं? 100 में। तो जब ये हाई टेम्परेचर को लेकर यहाँ से एंटर होता है तो ये सारे वाटर क्या बन जाते हैं? स्टीम। स्टीम बन के यहाँ पे आते हैं, इसको पुश करते हैं, ये मूव करना शुरू कर देता है, फ्लक्स चेंज होता है, ईएमएफ बन रहा होता है। तो ये क्या कहलाता है? इसका दूसरा नाम क्या होता है? कूलेंट। एक दफा यहाँ पे सवाल बना, इससे लिखेगा, जो सवाल बना वो लिखें। कूलेंट की डेफिनेशन आपकी बुक में लिखा हुआ है, एनटीएस 2012 के अंदर इसका सवाल बना था, लिखेगा टू रिमूव दिस लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट मटेरियल आर कॉल्ड, टू रिमूव दिस लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट मटेरियल आर कॉल्ड, टू रिमूव दिस लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट मटेरियल आर कॉल्ड। To remove this quantity of heat material are called coolant. To remove this large quantity of heat material are called coolant. सही है। To remove this large quantity of heat material are called coolant. तो कूलेंट समझ में आ गया कि यहां से हाई टेम्परेचर को लेकर आकर यहाँ पे कूल करता है, ये सब स्टीम बनकर इसमें आ रहे होते हैं, ये सारे स्टीम बनकर यहाँ पे बेटा आते हैं और उसको रोटेट कराते हैं। सही है। और इसी तरीके से मैं ये बताना चाहूंगा कि मॉडरेटर का काम क्या होता है। मॉडरेटर का काम क्या होता है? सही है। मॉडरेटर का काम क्या होता है कि जो हाई स्पीड न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस को डिवाइड नहीं करते हैं। मैं इसकी एग्जांपल दूंगा। देखें, आप लोगों ने स्टूडेंट देखा होगा कि स्नोकर में बहुत सारे बॉल यूं लगे हुए होते हैं, ऐसे सजे हुए होते हैं। सही है। जब हम इस गेम को स्टार्ट करते हैं तो हम इसको तोड़ना चाहते हैं, तो अगर मैं एक बॉल की मदद से बहुत स्पीड से इसको मारूंगा तो एक रॉ पूरा निकल जाएगा, ये टूटेगा नहीं। मुझे अगर इसको तोड़ना होगा तो मैं स्लो हिट करूंगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर मैं इस बोर्ड को तोड़ना चाह रहा हूं तो मैं इस पर बुलेट फायर करूंगा तो क्या टूटेगा? नहीं, होल करके निकल जाएगा, पेनिट्रेट करके सारे बुलेट बाहर निकल जाएंगे, ये बोर्ड टूटेगा नहीं स्टूडेंट। अगर मुझे तोड़ना है तो स्लो हिट करना पड़ेगा। सही है। तो इसलिए जो हाई स्पीड न्यूट्रॉन होते हैं
मतलब जो इसमें से न्यूट्रॉन निकल रहे होते हैं वो एनर्जेटिक न्यूट्रॉन होते हैं, हाई स्पीड न्यूट्रॉन होते हैं। इससे भी सवाल बना कि मॉडरेटर का काम क्या होता है। सही है, लिखा कि एनर्जेटिक न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो मॉडरेटर यूज करते हैं। तो मॉडरेटर का काम होता है कि हाई स्पीड न्यूट्रॉन को स्लो करना। आप सबने कोलिजन के रूल पढ़े होंगे। एक बॉल ए है, एक बॉल बी है, इसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड है, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। ये दोनों कोलाइड करेंगे। कोलिजन के बाद बताइएगा बॉल ए की वेलोसिटी कितनी होगी, बॉल ए की वेलोसिटी कितनी होगी कोलिजन के बाद बता दें। जी बच्चों, बॉल ए की वेलोसिटी कितनी होगी कोलिजन के बाद? बॉल ए की वेलोसिटी पहले 100 है जी, बॉल ए की वेलोसिटी मुझे बता दो। भाई कोलिजन के रूल है बेटा कि जब ये आपस में कोलाइड करते हैं तो ये आपस में अपनी वेलोसिटी को एक्सचेंज कर लेते हैं। इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी ये हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसी रूल को अप्लाई करते हैं। हमने मॉडरेटर हैवी वाटर यूज किया है। जो हैवी वाटर का हाइड्रोजन होगा उस हाइड्रोजन को थर्मल हाइड्रोजन कहते हैं। कौन सा हाइड्रोजन कहते हैं? थर्मल हाइड्रोजन कहते हैं। और जो हाई स्पीड न्यूट्रॉन होते हैं, हाई स्पीड न्यूट्रॉन होते हैं, इस ये आपके आपस में क्या होते हैं, कोलिजन करते हैं। इसको थर्मल हाइड्रोजन क्यों कहते हैं, इसकी वजह सुनिएगा। क्योंकि वेलोसिटी एट रूम टेम्परेचर, थर्मल हाइड्रोजन से क्या मराद है, वेलोसिटी एट रूम टेम्परेचर, मतलब हाइड्रोजन की वो स्पीड है जो रूम टेम्परेचर पे है, इसलिए हम थर्मल हाइड्रोजन से कह रहे होते हैं। मतलब रूम टेम्परेचर बहुत थोड़ा होता है तो इसकी स्पीड क्या होगी, स्लो होगी स्टूडेंट। तो ये रूम टेम्परेचर आप सबको पता है बहुत कम होता है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसकी स्पीड क्या होगी, कम। जब ये दोनों आपस में कोलिजन करते हैं तो ये थर्मल न्यूट्रॉन बन जाता है। ये क्या बन जाते हैं, थर्मल न्यूट्रॉन बन जाते हैं। और जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाता है, हाई स्पीड हाइड्रोजन हो जाता है, हाई स्पीड हाइड्रोजन हो जाता है कोलिजन के रूल के बाद। तो इस तरीके से हम इसको मॉडरेट कर लेते हैं। तो हम इस तरीके से मॉडरेट कर लेते हैं। बेटा ये मॉडरेशन वाली बात सुनिएगा। मॉडरेटर का काम होता है एनर्जेटिक न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करना। और स्लो क्यों करते हैं, क्योंकि हाई स्पीड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस को डिवाइड ही नहीं करता, पेनिट्रेट करके निकल जाता है न्यूक्लियस से, टूटता नहीं है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए हमें न्यूट्रॉन को क्या करना है, स्लो करना है। तो इसके लिए हमने मॉडरेटर यूज किया हैवी वाटर। हैवी वाटर का जो हाइड्रोजन होता है उसको थर्मल हाइड्रोजन कहते हैं। तो थर्मल हाइड्रोजन से मुराद वेलोसिटी एट रूम टेम्परेचर। जब ये दोनों कोलिजन करेंगे तो ये अपनी स्पीड उसको देगा, तो अब न्यूट्रॉन क्या बन जाएगा, थर्मल। मतलब थर्मल से क्या मुराद, न्यूट्रॉन ने हाइड्रोजन की रूम टेम्परेचर वाली वेलोसिटी को रिसीव कर लिया और स्लो हो गया, मॉडरेट हो गया। तो मॉडरेट हुआ हुआ एक एमसीक्यू बनता है कि मॉडरेट हुआ हुआ न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं, तो आंसर होगा थर्मल न्यूट्रॉन कहते हैं, थर्मल न्यूट्रॉन कहते हैं। सही है, मॉडरेट हुए वे न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं, थर्मल न्यूट्रॉन कहते हैं। जी बेटा ये बातें क्लियर हो गई। मॉडरेटर, मॉडरेटर मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। मॉडरेटर मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अच्छा मॉडरेटर सही से समझ में नहीं आया, अच्छा फिर से एक दफा देख लो। जिसको मॉडरेटर सही से समझ में नहीं आया बेटा वो सही से एक दफा फिर देखेगा। हम सब ने मोशन चैप्टर में कोलिजन के रूल पढ़े थे कि जब दो बॉडीज आपस में टकराते हैं तो ये अपनी वेलोसिटी आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हैं। ये तो पढ़ा होगा। तो ये कि दो बॉडीज कोलिजन करेंगे तो अपनी वेलोसिटी आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं। तो मैंने ये कहा कि इसकी वेलोसिटी ये लेकर स्लो हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी ये लेकर हाई हो जाएगा, हाई स्पीड हो जाएगा।
अब मैंने ये कहा कि हम मॉडरेटर हैवी वाटर यूज कर रहे हैं, तो हैवी वाटर का जो हाइड्रोजन होगा उसको थर्मल हाइड्रोजन कहते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल हाइड्रोजन? तो थर्मल हाइड्रोजन से मुराद है वेलोसिटी एट रूम टेम्परेचर। जो रूम टेम्परेचर पे इसकी वेलोसिटी होगी स्लो होगी, रूम टेम्परेचर कम होता है क्योंकि वेलोसिटी और टेम्परेचर भी एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो रूम टेम्परेचर क्योंकि कम होगा तो ये स्लो मूव कर रहा होगा। सही है। अब क्या होगा कि ये दोनों आपस में कोलिजन करेंगे, टकराएंगे। टकराने के बाद इसने इसकी स्पीड को रिसीव करके थर्मल न्यूट्रॉन बन जाना है, स्लो डाउन हो जाएगा वो, और अपनी हाई स्पीड किसको दे देगा, हाइड्रोजन को। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होंगी कि मॉडरेट हुए हुए न्यूट्रॉन को थर्मल न्यूट्रॉन कहते हैं, क्योंकि उसने हाइड्रोजन की रूम टेम्परेचर वाली वेलोसिटी को रिसीव कर ली। जी अब हो गया बेटा क्लियर? ओके थैंक यू। अब मैं कंट्रोल रॉड को और एक्सप्लेन करता हूं। मैंने कहा कि कंट्रोल रॉड को नीचे करेंगे, रिएक्शन स्टार्ट होगा, न्यूक्लियस सामने आएंगे, न्यूट्रॉन निकलेंगे, रिएक्शन स्टार्ट होगा। बेसिकली ये जो सोडियम प्रेशराइज वाटर होता है इसकी भी मूव करने का एक टाइम पीरियड होगा। ये टेम्परेचर ज्यादा बनाना शुरू कर दिया, ये उसको वहां पे कूल नहीं कर सक रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस कंट्रोल रॉड को ऊपर उठा देते हैं। इस कंट्रोल रॉड को क्या करते हैं, दोबारा से ऊपर उठा देते हैं। क्यों? क्योंकि जितने न्यूट्रॉन निकले वो होंगे, कंट्रोल रॉड क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। कंट्रोल रॉड क्या करता है, न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग। तो न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो गया, रिएक्शन रुक गया। सेम उसकी एग्जांपल यही है कि जैसे हम एक कंटेनर में वाटर रखें चूल्हे के ऊपर, उसको बॉईल करें, जब वो बॉईल होकर ऊपर से गिरना शुरू होगा हम चूल्हे को कम कर देंगे ताकि वो रुक जाए। तो सेम ऐसे ही है कि ये टेम्परेचर ज्यादा बनाना शुरू कर दिया, ये यहाँ पे कूल नहीं कर पा रहा है, तो हम कंट्रोल रॉड को ऊपर उठा देते हैं। जितने न्यूट्रॉन निकले हुए होते हैं सारे को कंट्रोल रॉड क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, रिएक्शन रुक जाता है। फिर हमें टेम्परेचर बनाना होता है, फिर इस रॉड को नीचे करते हैं, फिर टेम्परेचर बनाते हैं, उसको यहाँ पे कूल करते हैं, कूल करते हैं, स्टीम बनता है, स्टीम से जनरेटर चलाते हैं, ईएमएफ बनाते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आप में से कुछ बच्चे ने शुरू में से सवाल किया था कि एवरेज न्यूट्रॉन सर क्या है, ये बात मैं अभी बता दूंगा, लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि ये रिएक्टर क्लियर हुआ आप लोगों को स्टूडेंट? ओके आप में से किसी का सवाल है सर हाई स्पीड हाइड्रोजन फिर क्या करेगा? कुछ भी करे, हमें न्यूट्रॉन चाहिए, स्लो डाउन न्यूट्रॉन चाहिए। बेसिकली स्लो डाउन जो न्यूट्रॉन है ना वो यूरेनियम को रिएक्शन के काबिल बनाएगा। मैं इसकी एग्जांपल दे रहा हूं। आपके पास एक कंटेनर में सोडियम कार्बोनेट है, बल्कि स्टूडेंट सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3, सही है, चूने की बात कर रहा हूं। आपने एक बर्तन में रख लिया, एक बॉटल में रख लिया, या एक टैंक में कोई भी ड्रम के अंदर आपने रख लिया है, सही है। आप जब तक वाटर नहीं दोगे तो रिएक्शन स्टार्ट होगा भाई। जो वो रिएक्शन टेम्परेचर बनाता है, जैसे ही वाटर डालो टेम्परेचर बनाना शुरू कर देता है। वाटर डालने से पहले टेम्परेचर बनाता है क्या वो? जी बताएं, वाटर उससे देने से पहले वो टेम्परेचर बनाता है क्या? वाटर नहीं। तो जैसे ही वाटर देंगे टेम्परेचर बनाएगा। तो ऐसे ही क्या होता है कि जब हम यहाँ पे मॉडरेटर नहीं रखते हैं तो ये रिएक्शन ही नहीं करता। यूरेनियम को रॉड हटा दें, दोनों यूरेनियम के न्यूक्लियस सामने होते हैं, रिएक्शन होता ही नहीं है। तो मॉडरेटर जब यूज करते हैं तो वो क्या करता है, न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करता है और रिएक्शन स्टार्ट करता है। कूलेंट में एक दफा फिर बताऊंगा, कूलेंट का काम है, सोडियम प्रेशराइज वाटर को कूलेंट कहते हैं। ये यहां से हाई टेम्परेचर को लेकर आकर यहां पे कूल कर रहा होता है। मतलब यहां से हाई टेम्परेचर लेकर जाता है और ये निकलकर यहां से आके इसको कूल करता है। मतलब देखो ये स्टूडेंट बहुत एनर्जी बनाता है, तकरीबन 500-600। ये टेम्परेचर यहां से इन हुआ, जैसे यहां पे इन होगा 500 डिग्री सेंटीग्रेड लेकर, और ये 100 पे बॉयल हो जाता है। तो ये वाटर क्या होंगे, स्टीम बनकर यहाँ पे आएंगे और इसको चलाएंगे, कॉइल रोटेट करेगा, फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होंगे। समझ गए बेटा? तो कूलेंट की डेफिनेशन लिख लें, टू रिमूव दिस लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट मटेरियल आर कॉल्ड कूलेंट। सर इनका माइक ऑन कर दें। जी बेटा बोलें, वैसा जी बोलें। अरे अभी आपने बात बोली कि जब रॉड्स को हम ऊपर मूव करेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा, और जब नीचे देखें लाएंगे। जब
कंट्रोल रॉड को नीचे कर दिया तो न्यूक्लियस एक दूसरे के सामने आ गए, दोनों न्यूक्लियस सामने आ गए। जी बेटा, जी जी सर। आप बोलिएगा। तो ये न्यूट्रॉन इससे निकला, इसके साथ फ्यूजन किया, इसके साथ फ्यूजन किया, फ्यूजन स्टार्ट हो गया। आपने कंट्रोल रॉड को ऊपर उठा दिया, आपने कंट्रोल रॉड को ऊपर उठा दिया, जितने भी न्यूट्रॉन निकले हुए हैं वो किसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे, इस कंट्रोल रॉड में। तो रिएक्शन कहां से होगा, तो नहीं होगा। तो ये ऊपर उठा ये दिया क्यों, मतलब नीचे रहा है ना, मतलब सेंटर के अंदर ले आए तो मतलब रिएक्शन नहीं हो रहा, और जब ऊपर ले गए तो रिएक्शन हो रहा है। बेटा आप थोड़ा सा ये देखें ना कि ये जो यूरेनियम का फ्यूजन होता है वो किससे होता है, न्यूक्लियस के बिटवीन, न्यूक्लियर के न्यूट्रॉन बिटवीन से होता होता है, न्यूट्रॉन से होता है ना। हम जो फ्यूजन कराते हैं वो न्यूट्रॉन की मदद से यूरेनियम को हम बेरियम और क्रिप्टॉन में तोड़ते हैं ना बेटा। है। जी जी, आई एम गेटिंग दैट पॉइंट। सही है। तो जब न्यूट्रॉन ही कैडमियम रॉड में एब्जॉर्ब हो जाएगा तो न्यूक्लियस कैसे डिवाइड होगा। ओके सही है। हम थैंक यू कंट्रोल सर। करते हैं, देखिए अनकंट्रोल रिएक्शन अगर ये कंट्रोल से बाहर हो जाए ये तो बिल्कुल चेन रिएक्शन करेगा, एटम बम की तरह न्यूक्लियर रिएक्टर फट जाएगा। एटम तो बम में जब क्या होता है, अनकंट्रोल रिएक्शन कराते हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें कंट्रोल रिएक्शन कराते हैं। मेरे ख्याल से बातें समझ में आ गए होंगी। सर जब ये रॉड्स बीच में होंगी तो रिएक्शन जो होगा वो कंट्रोल्ड होगा, और जब रॉड्स बीच में नहीं होंगी तो रिएक्शन अनकंट्रोल्ड होगा। नहीं 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 नहीं, ये तो कंट्रोल रिएक्शन करा रही है, हमारे कंट्रोल में होता है। मैं इन दोनों रॉड को निकाल के बिल्कुल हटा दूं, एक ही दफा हटा दूं बिल्कुल और रिएक्शन करा दूं, बस ये अनकंट्रोल रिएक्शन है। ये तो न्यूक्लियर रिएक्टर है, ये तो कंट्रोल में है हमारे। इसको हम जब चाहते हैं रिएक्शन कराते हैं, जब चाहते हैं रिएक्शन रोक देते हैं। जैसे आपके पास एक चूल्हा है, उसमें आपने आग लगाया, उसका हाई बिल्कुल टेम्परेचर कर दिया, आप चाहे तो स्लो कर लें, सही है, आप चाहे तो और स्लो कर दें, आप चाहे तो बंद कर दें, आपके कंट्रोल में ना, वो कंट्रोल से बाहर कहाँ है, वो सही है ना है। बेटा। सेम ये भी कंट्रोल में है, जब चाहे इसको हम हाई टेम्परेचर बना लें, जब चाहे हम इसको रोक दें, ये हमारे कंट्रोल में होता है। सही है। सही है। अगर मैं अनकंट्रोल कराऊंगा तो वो एटम बम की एग्जांपल है, जो कि अनकंट्रोल चेन रिएक्शन की बात कर रहे थे। कॉमन। आगे बात कराइएगा सर। जी बेटा अस्सलाम वालेकुम, बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारा जो कूलेंट है वो तो वाटर होना चाहिए ना, क्योंकि जब नहीं हमारे पास नहीं, प्रेशराइज कूलेंट सोडियम वाटर नहीं होगा, प्रेशराइज जब आ रहा है तो ठीक है। वो तो वाटर से कूलेंट हो रहा है ना। लेकिन इस ये जो सोडियम प्रेशराइज वाटर है, मैंने क्या किया, टू रिमूव दिस लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट मटेरियल, यहां से लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट मटेरियल को यहां पे ले जाके रिमूव कर रहा है, यहां से ले जाके यहां पे खत्म कर रहा है। तो ये कौन कर रहा है, ये कर रहा है ना, सोडियम प्रेशराइज। हाँ सोडियम प्रेशराइज कर रहा है। तो इसलिए हमने इसको कूलेंट का नाम दिया। जो सोडियम प्रेशराइज वाटर है वह यहाँ से टेम्परेचर को लाके वहां पे कूल करता है, वाटर के अंदर लाके कूल करता है, वाटर स्ट्रीम बनकर इधर जाते हैं और हम उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। बेसिकली स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट ये बनाकर अभी दिखा रहा हूँ ना, ऐसे बहुत सारे टैंक बने हुए होते हैं, मतलब एक रिएक्टर से बहुत सारी जगह पे हम ये काम कर रहे होते हैं ऐसे टैंक, मतलब वो सारे कूलेंट जो है वो डिफरेंट जगह पे हम कूल कर करके स्टीम बना बना के बहुत सारे मोटर लगे होते हैं। जैसे आपने डिफरेंट जो हम पानी से बनाते हैं तो आपने देखा होगा डिफरेंट कॉइल डिफरेंट पॉइंट पे लगे हुए होते हैं, ऐसे ये भी बहुत सारे लगे हुए होते हैं। सही है। ओके बच्चों। ओके सर। अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और इसमें बता देता हूँ। देखिए जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसका फ्यूल, अच्छा आप में से किसी ने पूछा था कि सर ये एवरेज न्यूट्रॉन वाली बात जो शुरू में बताया था, मैं उसको थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, फिर उसके बाद मुझे एक दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इससे और बताना है। देखिएगा, देखिए ये सब एमसीक्यूज के पॉइंट बनते हैं। कंट्रोल रॉड, न्यूक्लियर फ्यूल, न्यूक्लियर फ्यूल क्या होता है, मॉडरेटर क्या होते हैं, कूलेंट क्या। न्यूक्लियर फ्यूल की डेफिनेशन लिख लें, अ मटेरियल कंसिस्टिंग, न्यूक्लियर फ्यूल की डेफिनेशन भी पेपर में बना लिख लें, अ मटेरियल कंसिस्टिंग fissionable or fissile isotopes, a material consisting fissionable or fissile isotopes are called nuclear fuel, और इसी को हम रिएक्टर फ्यूल भी कह सकते हैं। एक ही बात है, न्यूक्लियर फ्यूल या रिएक्टर फ्यूल एक ही बात है। सही है। लिखेगा a material consisting fissionable or fissile isotopes, a material consisting fissionable or fissile isotopes are called nuclear fuel। ये भी एनटीएस के पेपर में बना स्टूडेंट,
ये डेफिनेशन लिखा हुआ था, मटेरियल कंसिस्टिंग फिजनेबल और फिजाइल आइसोटॉप्स आर कॉल्ड, तो राइट आंसर था न्यूक्लियर फ्यूल, या फिर रिएक्टर फ्यूल भी ऑप्शन में दे सकते हैं, एक ही बात है। अच्छा सुनिए बेटा, आप में से किसी ने न्यूट्रॉन वाली बात पूछी थी, स्टूडेंट शुरू की बातें हैं। मैंने कहा जब यूरेनियम टूटते हैं तो अक्सर हमारे जहन में यही बात होता है इसके बारे में कि 3 न्यूट्रॉन मिलेगा इसमें से। तो मैंने कहा बास केसेस में 2 न्यूट्रॉन निकलते हैं, बास केसेस में 3 न्यूट्रॉन भी निकलते हैं, बास केसेस में 4 न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। इन सब का एवरेज जब निकाल कर देखा गया, एवरेज निकालने के लिए सबको प्लस करते हैं और डिवाइड बाय जितनी तादाद है इनकी 3 है तो 3 से डिवाइड कर लें, तो ऊपर 9 हो गए और नीचे 3 हो गया, तो कितना आया 3 न्यूट्रॉन। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये एवरेज लेकर बताया गया कि जब भी फ्यूजन होगा तो 3 न्यूट्रॉन होगा, वरना ये एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते हैं कि भाई 3 ही न्यूट्रॉन निकलते हैं, 2 भी निकलते हैं, 3 भी निकलते हैं, 4 भी निकलते हैं। एवरेज बातें जो है वो हम 3 पे कहते हैं कि जब भी फ्यूजन होगा वो 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे। अच्छा, इससे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, इसमें तो हमें एक ये बात याद रखना है कि एवरेज, ये पॉइंट है कि एवरेज लेकर हम कहते हैं कि जब भी फ्यूजन होते हैं 3 न्यूट्रॉन। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट हमारा है वो क्या है, सुनिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनिएगा बेटा। जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, जैसे कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर मैंने आपके सामने बनाया हुआ है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है इसका जो फ्यूल होता है, मतलब इसका जो फ्यूल होता है वो कौन सा होता है, यूरेनियम 235-92 होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियर रिएक्टर का फ्यूल क्या है तो आप कहेगा कौन सा यूरेनियम होता है, तो यूरेनियम 235-92 इसका राइट आंसर होगा। इसी तरीके से एक यूरेनियम और होता है 238-92। पाकिस्तान की जमीन से स्टूडेंट जो यूरेनियम निकलता है वो 238-92 होता है, और हमारे पास स्टूडेंट जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें कौन सी यूरेनियम की जरूरत होती है, 235-92। 238 वाला हमारे जमीन से निकलता है, सही। और हमें जो यूरेनियम, हमने जो रिएक्टर बनाया उसके लिए कौन सा चाहिए, वो ये वाला रिएक्टर चाहिए होता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा बेटा कि देखें इसकी हाफ लाइफ बहुत ज्यादा होती है, ये ज्यादा एनर्जी बनाता है, उससे ज्यादा एनर्जेटिक होता है ये ज्यादा, मतलब हम यही चाह रहे हैं, मैं इसकी एग्जांपल ये देना चाह रहा हूं कि अगर आप कोयले पे या लकड़ी से खाना बना रहे होते तो आप ऐसे कोयले या ऐसे लकड़ी की जरूरत होगी जो ज्यादा देर तक जले, तो ज्यादा देर तक हमें टेम्परेचर देता रहेगा। तो ऐसा न्यूक्लियस जो ज्यादा दिन तक चलता रहेगा वो ज्यादा एनर्जी बनाएगा, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाता है इसके मुकाबले में। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर का फ्यूल आपसे जब भी पूछा जाए तो यूरेनियम 235-92 जो कि हम रशिया से, ऑस्ट्रिया से लेकर आते हैं और अपने न्यूक्लियर रिएक्टर को चलाते हैं। मैं इसके अलावा बताना ये चाहता हूं कि यूरेनियम 238-92 इसका रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं होता, इसका भी एक रिएक्टर होता है। उस रिएक्टर का नाम कौन बताएगा? मैंने कहा देखो न्यूक्लियर रिएक्टर पे कौन सा फ्यूल होता है, यूरेनियम चलता है 235-92। मैंने कहा यूरेनियम 238-92 के लिए कौन सा रिएक्टर होता है, उस रिएक्टर का नाम भी आपकी बुक में बताइएगा, क्या नाम है उस रिएक्टर का। जी वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे बताना शुरू कर दिए। लिक्विड मेटल फास्ट ब्रेडर रिएक्टर, लिक्विड मेटल फास्ट ब्रेडर रिएक्टर क्या होता है बेटा? लिक्विड मेटल फास्ट ब्रेडर रिएक्टर होता है। कौन से होते हैं स्टूडेंट? अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियर रिएक्टर का फ्यूल क्या है तो यूरेनियम 235-92 और यूरेनियम 238-92 इसके रिएक्टर का नाम क्या है? तो आप कहिएगा लिक्विड मेटल फास्ट ब्रेडर रिएक्टर, जो कि ओनली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास है। पूरी दुनिया में से इस यूरेनियम का जो रिएक्टर है वो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास है, बाकी सबके पास न्यूक्लियर रिएक्टर है। मतलब जो एटॉमिक स्टडी जिस मुल्क में किया हुआ है उन सबके पास न्यूक्लियर रिएक्टर है, सिर्फ अमेरिका के पास लिक्विड मेटल फास्ट ब्रेडर रिएक्टर है, सही है, जो यूरेनियम 238-92 चला रहा होता है। तो याद रखिएगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर का फ्यूल यूरेनियम 235-92 होते हैं और फास्ट ब्रेडर रिएक्टर का मतलब लिक्विड मेटल फास्ट ब्रेडर रिएक्टर का जो फ्यूल होता है वो जो 238-92 होते हैं। मेरे ख्याल से बातें क्लियर हो गए होंगे। ये 2 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है।
फास्ट ब्रीडर रिएक्टर या लिक्विड मेटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एक ही बात है। इनके बारे में थोड़ा सा स्टूडेंट पॉइंट है बुक के अंदर जो कि मैं आपको बता दिया कि बस लिक्विड मेटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में यूरेनियम 238 92 चलता है, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी इसके हवाले से हमारी इतनी तफसील से स्टडी नहीं है, अभी दुनिया भर में इसके पास लिक्विड मेटल फास्ट ब्रीडर के हवाले से स्टडी नहीं है। अगर होता तो वो खुद अपना बना लेते रिएक्टर। तो ये स्टूडेंट मैं आपको बताना ही चाहूंगा कि यूरेनियम 238 92 लिक्विड मेटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पे चलता है और ये न्यूक्लियर रिएक्टर का फ्यूल होता है। ये दो मैंने रिएक्टर के नाम बताएं, एक न्यूक्लियर रिएक्टर जो हमारे पास है जिसकी टोटल बातें मैंने आपको बताई, एक आपके पास यूरेनियम 238 92 होता है जो कि लिक्विड मेटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पे चलता है। मेरे ख्याल से मेरी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, आप सबने इसको नोट कर दिया होगा। बेटा मैं ये बताना ही चाह रहा हूं कि मैंने ये कहा कि ये दोनों यूरेनियम जमीन से निकलते हैं, सारे केमिकल स्टूडेंट। आप में से कोई कह रहा है कि सर ये वाला आप कह रहे हैं जमीन से, नहीं, ये हमारे सरजमीन से निकलता है। मतलब पाकिस्तान इंडिया की सरजमीन में जो यूरेनियम होते हैं वो 238 92 होता है, सही है, लेकिन हमारे पास इसका रिएक्टर नहीं है, सही है, ये बताना चाह रहा हूं। ये वाला यूरेनियम हम जो रिएक्टर चलाते हैं वो ये यूरेनियम से चलाते हैं जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। बाकी मेरे ख्याल से बातें एमसीक्यूज की आपको समझ में आ गई है स्टूडेंट, कि एमसीक्यूज आपसे क्या पूछ सकता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर का फ्यूल यूरेनियम कौन सा होता है, ये वाला। लिक्विड मेटल फास्ट ब्रीडर का क्या होता है, तो ये वाला होता है 238 होता है। बस ये दो सवाल बन सकते हैं। बाकी बेटा आप में से कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ये मैग्नेट का पोल का क्या काम है, तो मेरे बच्चे मैंने फैराडेज लॉ पढ़ाए होंगे आप लोगों को, या नहीं पढ़ाया था ये बताते हैं। फैराडेज लॉ पढ़ाया था, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब ये यहां से स्टीम जाएगा तो ये इसको मूव कराएगा। जब कॉइल मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान रोटेट करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा। जब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होंगे। जाके फैराडेज लॉ चैप्टर नंबर 14 के अंदर स्टडी कीजिएगा। मेरे ख्याल से सब बातें क्लियर हो गई होंगी। टू 235 में चेंज हो सकता है, लेकिन इसके लिए वही सिस्टम टोटल हमें लगाना होगा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का। ओके बच्चों, आज हम यहाँ पे एंड करते हैं। मेरे ख्याल से आपको मेरी बातें क्लियर हो गई हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में फ्यूजन पढ़ेंगे। फ्यूजन हो गया, फ्यूजन अगली क्लास में